प्यारे साथियों, सीमा की कहानी वाकई इसका जाती फेल है। तो वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे जिए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन इस कहानी के अंदर काफी चीजें मशकूक हैं और इसके बयानात भी काफी तजादात का शिकार हैं, जो किसी हैंडलर की ग्रेटर स्कीम का पता देते हैं। जिस लड़की की मादरी जुबान सिंधी हो, तालीम सिर्फ 5 जमात हो और वो अपनी उम्र के इब्तिदाई 15 साल सिंधी समाज में रही हो, उसके लिए अपना लबो लहजा ऐसा बदलना कि उसकी गुफ्तगू से सिंधी लहजे का असर जाहिर ना हो, ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है। ऐसी लड़की का कराची आके 7 साल अपने लहजे को सीपी के अहले जुबान जैसी उर्दू में तब्दील करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये लहजा यहाँ के अमूमी बोलचाल में अब कहीं भी नहीं है। सिर्फ यूपी, सीपी और हरियाणा के कुछ उम्र रसीदा लोग हैं जो ये लबो लहजा रखते हैं और वो गाहे बगाहे कहीं मिलते हैं। फिर चाहे कोई कितना भी स्मार्ट हो, वो 3 साल में हिंदी के अल्फाज अपनी उर्दू में ऐसे रवानी के साथ यूज करना नहीं सीख सकता जैसे सीमा यूज करती है। इंग्लिश के अल्फाज अलग है, लेकिन वो किसी अनपढ़ के लिए भी यूज करना आसान होते हैं। सीमा की वोकैबुलरी और लहजा दिल्ली और हरियाणा के दरमियानी इलाके का है, या ऐसा लहजा राजस्थान के सरहदी इलाकों में बोला जा सकता है। और जो सिंधी इसने बोल के दिखाई है वो भी राजस्थानी सिंधी है, जबकि पाकिस्तानी सिंधी इससे काफी गाढ़ी है। इब्तिदाई बयान में उसने अपना ताल्लुक जैकबाबाद के एक मुजाफाती गांव से बताया था, जो सक्खर के परली तरफ बलोचिस्तान के करीब वाक़ है। अब एक टीवी शो पर इसने खैरपुर मीरस को अपना आबाई इलाका बताया है, जो सक्खर से कराची की तरफ है। इन दोनों जगहों में काफी दूरी है। सीमा ने अपना कोई वाज़ेह निशान पता भी नहीं दिया जहां इसे कराची, जैकबाबाद या खैरपुर मीरस से ट्रेस किया जा सके। न ही लोकल मीडिया ने अभी तक इसका कोई सुराग लगाया है। वो 7 साल कराची में रही है तो इसके इर्द गिर्द की बहुत सी खवातीन इसे जानती होंगी, लेकिन किसी सोशल मीडिया यूजर ने अभी तक इसे नहीं पहचाना। और अगर इसने अपना घर 12 लाख में बेचा है तो ऐसा सस्ता घर सिर्फ कराची के इंतहाई मुजाफाती इलाकों में ही हो सकता है, जो बिल्कुल गाँव जैसे ही होते हैं। और इन मुजाफात में इंटरनेट की इतनी अच्छी सहूलत कहीं भी मुयसर नहीं होती जिस पर आसानी से और तवातुर के साथ पबजी खेली जा सके। मुयसर हो भी तो बिजली की हालत इंतहाई मखदूश रहती है। हिजरत करने से पहले एक बार वो अकेली नेपाल गई है, वहाँ शादी की, फिर वापस आके मुकम्मल तैयारी के साथ गई। सवाल यह है कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो, वो किस हौसले से और किस बहाने से अपने 4 बच्चे किसी गैर के पास छोड़ के गई होगी। इन हालात में हमारा पहला तासुर ये बनता है कि लड़की की जुबान, एटीट्यूड और एतमाद इसे पाकिस्तानी समझने में सख्त माने है। ये भारत की लड़की है जिसे कोई रियलिटी शो जैसा ड्रामा कराया जा रहा है। इस शो का मकसद पीर मिट्टू साईं जैसों को ये बावर कराना हो सकता है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमानों से ब्याहना इनके लिए भी इतना ही तकलीफ दे है जितना अब मुसलमानों के लिए है। बिलफर्ज इस लड़की की शनाख्त साबित हो जाती है कि वो पाकिस्तानी ही है और मामला बिल्कुल क्लियर मोहब्बत का ही है, तो हमें ये मानने में कोई आर नहीं कि गरडी में लाल की तरह गरीब के झोंपड़े में भी ऐसे काबिल और बाहिम्मत लोग पैदा हो सकते हैं जो कुछ करने की ठान ले तो किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना लेते हैं। इस सूरत में हम पहले किए गए तमाम सवालों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इस कदर हैरत अंगेज हिम्मत रखने वाली लड़की के मुकाबले में जब इसके इंतखाब को देखते हैं तो वही सवालात दोबारा दावते फिक्र देते हैं कि जिस लड़के के पीछे वो गई है, इस तरह के गरीब और बेरोजगार झामरू तो यहाँ भी बहुत मिल जाते हैं। सचिन में ऐसी क्या बात है जो एक औरत को 4 बच्चों के साथ देश और मजहब तब्दील करने पर मजबूर करते? नाज़िर-ए-गिरामी, हम गरीबी और ज़ाहिरी शबात को भी छोड़ देते हैं। इंसान के अंदर कोई हुस्न या कशिश का उनसर होता है तो वो सिर्फ उसकी गुफ्तगू से जाहिर हो सकता है, और वो लड़का अब तक ऐसा एक लफ्ज भी नहीं बोल सका जिससे कोई मुतासिर हो सके, बल्कि वो ऐसे बैठा है जैसे कनाते लगाने वाला फंक्शन खत्म होने के इंतजार में होता है। आपको याद होगा जो बच्ची कराची से लाहौर गई थी वो भी पबजी का ही शख्साना बताया गया था, और वो लड़का भी मेहमान अदाकार की तरह बिल्कुल ऐसा ही ला ताल्लुक और दबा हुआ नजर आता था जैसे ये सचिन दिखाई देता है। और बाद में इस केस का लिंक कुछ नामालूम बर्दा फरोशों की तरफ मंसूब हुआ था। अब इस केस के 3 पहलू हो सकते हैं। पहला तो वही है जो सबके सामने है, इसमें कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं आती तो हफ्ते 10 दिन में ये मामला खुद ब खुद किस्सा पारी न बन जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो स्क्रिप्ट और हैंडलिंग नजर आती है, इसे दुरुस्त समझा जाए तो इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। एक ये कि सिंध में हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाने वाले पीर मिट्टू साईं को पैगाम दिया जाए कि अगर तुम लोग बाज नहीं आते तो फिर ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मिट्टू साईं को जवाब था तो बिलाशुबा बहुत करारा जवाब था। इससे यहाँ के हर तबके को काफी तकलीफ पहुंची है। जिस तरह लड़की को वहाँ ट्रीट किया जा रहा है, इससे यही जाहिर होता है कि इस काम के पीछे कोई मुनज़्ज़म हिंदू संगठन अपनी इंतजामी और माली मुआवनत के साथ मौजूद है, जिसने लड़की को मालो जर के एवज इस काम पर माइल किया, और सचिन को भी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान लव स्टोरी वाली कोई केमिस्ट्री दिखाई नहीं देती, न ही इसमें ऐसी कोई काबिलियत है जिस पर कोई लड़की मर मिटे, बल्कि सचिन की हालत भी ऐसी लगती है जैसे वो इस्तेमाल हो रहा है। हीरो जैसी कोई कैफियत और खुशी इसके चेहरे पर है और न ही गुफ्तगू में। बस बच्चे को गोद में लेकर बैठा हुआ है। हर इंटरव्यू में बच्चे को गोद में बिठा के नुमाया करते रहने की कोई जरूरत नहीं थी, सिवाय इसके कि भारत का इंसानियत पसंद चेहरा उजागर करने की कोशिश की जाए। फिर जिस तेजी के साथ इनके तमाम काम पाया तकमील को पहुंच रहे हैं और जो पजीराई दी जा रही है, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कोई मुनज़्ज़म संगठन इनके पीछे ना हो, और इन्हीं बातों से स्क्रिप्ट की बू आती है। नाज़िर-ए-गिरामी, इस मामले का तीसरा रुख करीने के तो नहीं लगता, लेकिन खारिज इम्कान भी हरगिज नहीं है। वो ये है कि पाकिस्तान के पिसे हुए समाज से ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जाए जो अपना मजहब छोड़ के हिंदुइज्म इख्तियार कर लें। भारत में ऐसी कई तहरीकें मौजूद हैं जो देहाती मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कराती हैं। ऐसे गांव के गांव कन्वर्ट किए गए हैं, और पिछले साल एक शिया आलिम का केस तो बहुत ही ज्यादा नुमाया रहा है। इस काम का फायदा इनकी नजर में ये हो सकता है कि हिंदुइज्म को सच्चा और इस्लाम को खोटा करार देकर मुसलमानों के मोराल को तबाह किया जाए।
اس کا اثر آپ کو یہاں فیس بک کے ان بلاگرز میں بھی نظر آتا ہوگا جو آئے دن بھارت کو قدیم سائنسی اور علمی ریاست کے طور پر منوانے کے لیے ہی گئے ہوتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کہاں رہتی تھی، کن حالات میں تھی، کن لوگوں کے ذریعے اور معاونت سے وہ نیپال کے راستے گئی، اس کے ایئر لائن ٹکٹس بھی ٹریک کرنے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کوئی باقاعدہ تنظیم تو اس کام کے لیے یہاں متحرک نہیں ہے۔ بالخصوص کسی نے اس کے بچوں کو یرغمال بنا کر اسے بلیک میل کر کے تو اس کام پر مجبور نہیں کیا، اور وہ غریبنی ممتا کی ماری بلیک میل ہوئے جا رہی ہو۔ اس دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس لیے بھارتی سفارت خانے سے شادی کے لیے ویزا لینے کی بجائے جو نیپال کا کوریڈور استعمال کیا گیا ہے، اس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ بھارتی ایجنسی کا ہی کوریڈور ہے۔ شادیوں کے معاملات ہمیشہ سفارت خانوں کے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے سفارت خانے کو جان بوجھ کر استعمال نہیں کیا تاکہ ایسے مزید کیسز سامنے آئے یا کوئی جبر کا عنصر پکڑا جائے تو ان کی سرکاری حیثیت پر سوال نہ آئے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔